बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो कुछ भी कहा था PMLN के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। ऐसे कि वो बार बार कहते थे कि ये नूरा कुश्ती करते हैं, साबित हुआ। वो बार बार कहते थे ये एक सिक्के के दो रुख हैं, दुरुस्त साबित हुआ। हालांकि नवाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान पे कि जरदारी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान पे कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक जैसे हैं और ये मिलकर करते हैं। लेकिन इमरान खान का कहा हमेशा सच साबित हुआ। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक शिकवा भी किया थोड़े दिन पहले मीडिया से बात करते हुए चलते चलते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो कहा था लेकिन वो तो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो ये बात सच साबित हो गई कि इमरान खान ने कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं, इन्होंने बंदर बांट की हुई है, ये बारी बारी पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते हैं, इन्होंने सूबे भी आपस में बांटे हुए हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इनके कंट्रोल से निकल गया, लेकिन इन्होंने पंजाब को और सिंध को बांटा हुआ है। पंजाब PMLN के पास रहेगा, सिंध पीपल्स पार्टी के पास जाएगा और बारी बारी ये वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे। यही तरीका वारदात है। अभी भी PMLN ने ऑफर किया पीपल्स पार्टी को कि 2 साल आप अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लीजिएगा, 3 साल हम अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हैं। पहले वो जो आखिरी 2 साल में गालियां पड़नी थी ना हुकूमत को, सारी की सारी वो पीपल्स पार्टी के गले पड़ जानी थी, तो पीपल्स पार्टी ने उससे जान छुड़ा ली। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ हालात को देखना चाहती है। वो अभी तो वोट कर रहे हैं गैर मशरूत तौर पे शहबाज शरीफ को, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा बने बगैर रहेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की श्योरिटी चाहिए, इस बात की गारंटी चाहिए और इस बात का यकीन चाहिए कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी। अभी उन्हें शक है कि ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। उन्हें शक है कि अवामी एहतजाज और अवामी रद्द-ए-अमल इस हुकूमत को चलने नहीं देगा। उन्हें शक है कि दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी और पाकिस्तान के ये इंतखाबात अपनी क्रेडिबिलिटी खो जाएंगे जितनी इनके अंदर धांधली हुई है। CNN पे एक रिपोर्ट छपी है बड़ी जबरदस्त, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने बताना है। मरीम नवाज साहबा ने एक बात की है, लेकिन बिलावल का शिकवा है, याद रखिएगा कि इमरान खान ने बात करने को तैयार नहीं है। आज इमरान खान जेल में है, उसके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं, उसकी पार्टी क्राइसिस में है। उसने इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद उसको हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही। इमरान खान के लिए इससे बेहतर वक्त क्या होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेता। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाता, उसकी जेल का मसला भी हल हो जाता, बाकी प्रॉब्लम भी हल हो जाते और वो किसी न किसी सूरत में इक्तदार में भी आ जाता। लेकिन इमरान खान ने इक्तदार को ठोकर मारी है और इमरान खान ने यह कहा है कि मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PMLN हो। तो फिलहाल तो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। अब आप ये CNN की रिपोर्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। CNN की रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में ये कहती है कि एक अलायंस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रहा है और इमरान खान के अगेंस्ट ये हुकूमत बनने जा रही है। डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने इनको खिताब दिया है कि ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, ये इनमें मरूसियत चलती है, CNN लिख रहा है। उसके बाद वो कहते हैं फॉर्मली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, एक इत्तेहादी हुकूमत। और 2 हफ्ते हो गए हैं इलेक्शन के। इमरान खान साहब को पावर से बाहर रखने के लिए ये सारी कोशिश है। फिर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जेल में होने के बावजूद ज़्यादातर सीटें जीती हैं मुल्क में होने वाले कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के नतीजे में। यानी CNN क्या कह रहा है, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल थे, इमरान खान जेल में था, इसके बावजूद वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आया, लेकिन उसको बाहर रखने के लिए मुल्क के अंदर जो मरूसी सियासी जमातें हैं रवायती, उन्होंने एक इत्तेहाद बना के उसके खिलाफ हुकूमत बना ली है या बनाने का ऐलान कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी और PMLN है, फिर उसके बारे में वो लिखते हैं कि इमरान खान का ये मानना है कि ये लोग मुल्क को दोबारा लूटेंगे जैसे कि ये पहले लूटते रहे हैं। बहरहाल ये CNN की रिपोर्ट है, बाकी मीडिया भी दुनिया भर में ऐसे ही रिपोर्ट कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने इनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं की। वोट पब्लिक ने इतने ज़्यादा डाल दिए नाजरीन कि अभी तक हिसाब किताब ही सीधा नहीं हो रहा, और जो बेचारे हिसाब किताब के काम पे लगे हुए हैं उनका हिसाब ही बहुत कमज़ोर है। यानी एक तरफ के वोट ज्यादा करते हैं तो दूसरी तरफ के पूरे नहीं होते, दूसरी तरफ के पूरे करते हैं तो इधर वाले कम हो जाते हैं। जो फॉर्म 47 जारी किया हुआ है उसको फॉर्म 45 के साथ मैच कैसे करना है यही समझ नहीं आ रही। किसी जगह के ऊपर मैच करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर टोटल उतने वोट ही नहीं थे जितने कास्ट हो गए। यानी अजीबोगरीब किस्म की गलतियां, क्योंकि देखें एक झूठ के लिए आपको बेशुमार झूठ बोलने पड़ते हैं। एक फॉर्म 47 आपने दे दिया कि जनाब इतने वोट पड़ गए, एक को इतने, दूसरे को इतने, तीसरे को, नीचे फॉर्म 45 की पूरी सपोर्ट है नहीं। अब आपको नए फॉर्म 45 बनाने पड़ेंगे, उनके अंदर हर एक पोलिंग बूथ का अलग अलग फॉर्म 45 होता है। उन सारों को मैनेज करना इस तरीके से कि फॉर्म 45 की तरह का रिजल्ट आ जाए, ये सबसे मुश्किल काम होता है। चीज़ों को जमा करते 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 एक नतीजा ले लेना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन चीज़ों को माइनस करते करते और डिवाइड करते करते एक
बहुत बड़ी चीज नीचे क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल होता है, तो वो नीचे क्रिएट नहीं हो पा रहा। फर्क इस तरह के निकल रहे हैं कि किसी जगह पे कौमी असम्बली की नशिस्तों में वोट ज्यादा हो जाते हैं, सूबाई असम्बली के कम हो जाते हैं। किसी जगह सूबाई असम्बली के ज्यादा हो जाते हैं, कौमी असम्बली के कम हो जाते हैं। किसी जगह पे किसी पोलिंग स्टेशन में इतने वोट पड़ जाते हैं कि उतने वहां पे टोटल नहीं होते। किसी जगह पे जो है वो किसी जगह पे इतने कम हो जाते हैं कि जो पहले पड़े थे उनसे भी बाहर चला जाता है। तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल बनी हुई है। अभी तक किसी से हिसाब किताब कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल एक मंगश साहब हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको ये स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। ये कामरान मंगश साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो ये कह रहे हैं कि अब ये लोग फार्म 45 को ही तब्दील कर रहे हैं। यानी फार्म 47 के ऊपर फैसला तो दे दिया, पहले हार जीत का फैसला कर दिया कि ये जीत गया वो हार गया, ये पहले इन्होंने कर दिया। लेकिन अब कर ये रहे हैं कि फार्म 45 जो है, जो मैं आपकी अभी बता रहा था आपको मैं बात, उसके मुताबिक तब्दील कर रहे हैं कि इस तरह के फार्म 45 बनाए जाए कि फार्म 47 उनके मुताबिक हो जाए। अब ये कोशिश की जा रही है। अब इसमें मंगश साहब जो सबूत पेश कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, दावा है उनका। वो ये कह रहे हैं मैंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में देखा कि बोरियां बंद पड़ी हुई हैं और फार्म 45 वहां फेंके हुए हैं। मैंने DRO से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये जाया है। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है। कामरान मंगश साहब ने, वो कह रहे हैं जी फार्म 45 अब ये लोग तब्दील कर रहे हैं और उनको तब्दील करने के बाद एक लीगल जवाब बनाएंगे कि जनाब असली फार्म 45 ये है, जो इनके पास है वो असली नहीं है, लिहाजा ये नतीजा जो हमने बनाया ये ठीक है। ये काम एक दिन में भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि काम बड़ा लंबा है तो 2 हफ्ते होने को हैं और काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में मैं चाहूंगा जरूर बात करें, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। ये मरियम नवाज ने कहा है, ये आप याद रखिएगा, करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये मरियम नवाज ने कहा। तो मैं ये रेड लाइन याद दिलाता रहूंगा जब तक मरियम नवाज इस सीट के ऊपर विराजमान रहेंगी। क्योंकि देखिए पहली खातून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब में, वेलकम, लेकिन चोरी के वोटों से आ रही। ये वोट इनको पड़े नहीं है। इनके आदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मरियम नवाज से कुछ चीजें जो है वो मैं डिस्कस कर दूं। उन्होंने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब जिसकी रेड लाइन करप्शन होना, तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसके वालिद ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बनाए। उसको ये पता होना चाहिए कि पनामा का जवाब क्या है। उसको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि उसके चचा और उसके चचा के खानदान के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैसे आए। उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि कैलवरी फाउंट जो है उसके आने से पहले उसके अंदर एक पेपर छाप देना, वो भी एक करप्शन है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लैंड तो क्या, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि हुदैबिया में क्या हुआ था, अल तौफीक में क्या हुआ था, अल अजीजिया में क्या हुआ था और पनामा में क्या हुआ था। यानी इस खानदान की जो करप्शन की कहानियां ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर छपी हैं और दुनिया में कहीं भी ये किसी को भी झूठा साबित नहीं कर सके आज तक। लिहाजा करप्शन को अपनी रेड लाइन कहने से पहले अपने खानदान की तारीख को देखना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पे इनके ऊपर करप्शन के कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व हुए हैं। यानी कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें शरीफ खानदान के बारे में ये कहा गया हो कि ये बेगुनाह है, इनके ऊपर करप्शन का ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा था, इस इल्ज़ाम से इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और ये वो सबूत है शरीफ खानदान के जिनकी बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर अब ये एलिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हर जगह पे ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाहर निकले हैं। जैसे जरदारी साहब अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकले, ऐसे ही शरीफ खानदान अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकला। किसी जगह पे भी वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके, कोई रसीदें नहीं दे सके। तो ये जनाब इनकी पूरी कहानी है जिनकी करप्शन रेड लाइन है। इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात की तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मरियम नवाज पंजाब में कोई एक ऐसा अस्पताल बना लेंगी जहाँ उनके वालिद का इलाज हो पाएगा। नाज़रीन, एक और काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से खबर है और वो अभी जंगल में आग की तरह ये खबर फैलती चली जा रही है, क्योंकि एक मुतनाज़ फैसला है जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। ये फैसला तो 6 फरवरी को आया था और जो हमारे रिपोर्ट करते हैं लोग अदालतों से, उनको इसके बारे में आइडिया था और वो इसे जानते थे, लेकिन फिर मुकम्मल तफसीली फ़ैसला आने का इंतज़ार किया जा रहा था। अब जब फ़ैसला आया तो एक भूचाल आ गया। अब ये फ़ैसला है क्या, इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है, आप लोग उसको जाकर पढ़ भी सकते हैं। ये एक रिलीजियस मामला है, मजहबी मामला है। इस पर जो रद्द-ए-अमल आया मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का, जो मजहबी सियासी जमातों के हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो सबसे तफसीली रद्द-ए-अमल है वो फ़रीद अहमद पराचा साहब का है, मजहबी स्कॉलर भी हैं और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। वैसे तो दर्जनों की तादाद में बड़े आलिम दीन है जिन्होंने इसके ऊपर अभी तक अपना मौक़िफ़ दे दिया है।
पराचा साहब ये कह रहे हैं कि ये 6 फरवरी को जो फैसला आया 3 रुकनी बेंच ने इंतहाई मुतनाज़ फैसला दिया है। फैसला आइन और कानून से मुतसातिम है और ये एक्चुअली जो मामला था वो तहरीफ शुदा कुरान पाक शाया करने से मुताल्लिक था कि एक अक़लियत जो है वो कादियानी वो इसको शाया कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर एक GIT बनी, फिर पंजाब कुरान बोर्ड के लेटर पर एक FIR दर्ज हुई कि पंजाब कुरान बोर्ड ने लिख कर दिया तहकीक करने के बाद, ठीक है जी FIR की जाए, तो FIR दर्ज हुई। ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि पाकिस्तान के कवानीन की मुखालफत हुई है और फिर मुलजिम ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी और उस पर जो है वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये केस गया तो ना उन्होंने वकला को बोलने की इजाज़त दी और ना ही उन्होंने दलाइल सुने, जैसे वो पहले से फ़ैसला करके बैठे हुए थे जो फ़ैसला उन्होंने दिया है। ये फरीद अहमद पराचा साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फैसले के कई पहलू बहुत ही काबिल एतराज़ हैं। फिर फरीद अहमद पराचा साहब कहते हैं कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 का हवाला दिया कि हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है, मगर इस आर्टिकल का आगाज़ ही इस बात से होता है कि कानून के मुताबिक यानी बेलगाम मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि एक मुतनाज़ किताब है तफसीर सग़ीर जिसे बैन किया जा चुका है, उसको उसकी इशाअत का या उसको फैलाने का एक रास्ता खोल दिया है। और फिर उनका ये मानना है फरीद अहमद पराचा साहब का कि ख़त्म नबूवत के मुतफ़िक़ा अक़ीदा के बरक्स है, ये उन्होंने इसको करार दिया। फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह और हिफाजत में नाकाम रहे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम रंजीदा है। चीफ जस्टिस ने एक ऐसा रास्ता खोला है कि 100 साल जिद्दोजहद को नुकसान पहुँचाया है। ये तो फरीद अहमद पराचा साहब का जी इसके ऊपर स्टेटमेंट है। फजलुर रहमान साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं एज इट इज़ आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का कादियानियों को अपने मज़हब की तबलीग के लिए इजाज़त देना शरीयत, आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। फैसले में पेश किए गए कुरान के हवाले गलत और बददियानती पर मबनी हैं। आइम्मा और खुतबा जुम्मे के खुतबों में इस फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील में जमीयत फरीक बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट जी। इसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब, ये भी JUI से इनका ताल्लुक है। ये फरमा रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की राय को अहमकाना और जाहिलाना करार देते हुए उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। ये कादी फ़ायद ईसा साहब का एक फ़ैसला आया है एक केस में, और जो इससे पहले मेरे साथ कुछ दोस्त बात कर रहे थे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इसको रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा 2-3 चीज़ें हमें थोड़ी सी इसमें हैरान कर रही थी। एक तो जो इस केस के मुद्दई थे उन्होंने बात करना चाहिए, उनके वकील ने बात करना चाहिए, तो उनको मौका नहीं मिला बकौल उनके। दूसरा, उन्होंने कहा कि मामला कोई और था और डिटेल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई, यानी इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल के अंदर ना भी आती तो वो मामला जो है वो किसी और चीज़ का था, एक ज़मानत का मामला था। बहरहाल ये चीज़ें भी आगे चलेंगी, देखते हैं रिव्यू इसका होता है तो क्या होता है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब की जमात ने कहा है कि जब इसको रिव्यू के अंदर जाएंगे तो हम इसके अंदर पार्टी बनेंगे। अब मजहबी मामला है, हसास नौयत का मामला है। इससे पहले भी कादी फ़ायद ईसा साहब जब फैज़ाबाद धरना हुआ था ख़त्म नबूवत के मामले पर, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जब धरना दिया था तो तब उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टांस ज़ोरदार तरीके का लिया था कादी फ़ायद ईसा साहब ने। अब ये इस मामले के अंदर देखते हैं कि क्या होता है, आने वाले दिनों में आपको रिपोर्ट कर देंगे जितना मुनासिब होगा, क्योंकि ये मजहबी मामला है और यहाँ पे लोगों के जज्बात जो हैं उनकी बड़ी कदर है और उनके जज्बात की बड़ी अहमियत है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।